Hello students, this video is about hysteresis and this diagram is known as, or we can say that this graph is known as hysteresis curve, which is between I, that is intensity of magnetization, and H, that is magnetizing intensity, which is denoted by H. So hysteresis is the phenomena of lagging I, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग का लैग करना, डिक्रीज करना बिहाइंड एच व्हेन स्पेसिमेन इज अंडर अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। जैसे जैसे हम एच को मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एच दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई भी डिक्रीज हो रहा है। तो द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड आई, इस आई के इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लैग करने का जो फिनोमिना है ड्यू टू डिक्रीज इन एच, दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के डिक्रीज होने की वजह से, उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। सो as H is increase, I is also increase along OA, and as H is decrease, I is also decrease, but not along OA, along AB and along AF. and H इसको डिक्रीज करने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को डिक्रीज करने के लिए जो हमारा H है दैट इज मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। So this is the hysteresis curve for ferromagnetic substances. अब इसके अंदर OB, OF, OC, OE इन रीजन को इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो ये लाइंस हैं, ये जो स्पेस है, इसको नाम दिया गया है कुछ। लेट वी डिस्कस अबाउट दैट इज जैसे OB विच इज इक्वल्स टू OE, इसको हमने बोला है रिटेंटिविटी, और कह सकते हैं हम रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। सो रिटेंटिविटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स आई की वैल्यू इन अ सब्सटेंस व्हेन अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब एच की वैल्यू डिक्रीज करी है तब इसकी वैल्यू भी डिक्रीज हुई है। सो अगर किसी सब्सटेंस के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, जब हमने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को ज़ीरो कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे एट बी पॉइंट पे हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू वाई की, वाई एक्सिस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की है, एट पॉइंट ई पे भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन एच जो कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू ज़ीरो है एट दिस पॉइंट बी एंड ई। तो हम कह सकते हैं जब एच की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाए और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाए तब हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। सो वी कैन से दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ई, उसी को हम बोलते हैं, उसी फिनोमिना को, उसी एरिया को, उसी पॉइंट को हम कह सकते हैं रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। सेकेंड फिनोमिना इज दैट कोरेसिविटी, मीन्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब इस अलोंग एक्स एक्सिस देखो, दैट इज अलोंग एच कर्व जो कि है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अगर हम सी पॉइंट पे देखें तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स आई की वैल्यू ज़ीरो, एंड एट एफ पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स आई की वैल्यू एफ पॉइंट पे भी ज़ीरो। बस कुछ ना कुछ वैल्यू इस एफ पॉइंट पे एच की होगी एंड सी पॉइंट पे भी एच की मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। सो वी कैन से दैट कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू मेक रिटेंटिविटी ज़ीरो। रिटेंटिविटी को ज़ीरो बनाने के लिए जब हमने एच को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसकी डायरेक्शन चेंज करी, देन ओ ई, देन ओ सी एंड ओ एफ, ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम बोलते हैं कोरेसिविटी। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो जब एच की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, दैट एरिया इज नोन एज रिटेंटिविटी।
जब हमारे पास I की वैल्यू 0 हो एंड कुछ ना कुछ वैल्यू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H की वैल्यू हो, उस टाइम पे हम कह सकते हैं दैट एरिया, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, दैट लाइन इज नोन एज कोरेसिविटी। सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और वो लॉस होता है एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो द एरिया अंडर आई एच कर्व, ये जो कर्व के अंदर जो एरिया है, आई एच कर्व के अंदर जो एरिया है, गिव्स द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। ये क्या देता है हमें कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी लॉस्ट हो गई पर साइकिल में, पर यूनिट में, किसी भी स्पेसिमेन की पर यूनिट के लिए, पर साइकिल के लिए, तो वो एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है। सो अगर हम कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी की अगर परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बात करें, आप देख सकते हो ये हमारे पास एक हिस्टैरिसीस कर्व है फॉर सॉफ्ट आयरन के लिए एंड दिस इज फॉर स्टील। सो सॉफ्ट आयरन के लिए आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है दिस इज लार्जर देन दिस वन। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रिटेंटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोरेसिविटी, एंड स्टील के लिए आप देख सकते हो रिटेंटिविटी भी ज़्यादा है और कोरेसिविटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ से एक नोट निकल के आता है, दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं सब्सटेंसेस जिनकी हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी होती है। And among all the two properties, high corrosivity and more important, hence steel is used to make permanent magnet। और कोरेसिविटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कह सकते हैं कोरेसिविटी स्टील की ज़्यादा है, तो स्टील को हम एक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो मटेरियल जिनकी लो कोरेसिविटी हो एंड हाई परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और हाई परमिएबिलिटी हो सो दैट इट कैन बी मैग्नेटाइज ईजीली, ताकि हम उसको ईजीली मैग्नेटाइज कर सकें। सो सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो कि हम एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सॉफ्ट आयरन नेल के ऊपर हमने कॉइलिंग कर दी और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर ईजिली करंट फ्लो करता है, जिससे कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज उसकी हाई परमिएबिलिटी है एंड कोरेसिविटी उसकी लो है, इसीलिए इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि जो जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर जो कॉइलिंग की जाती है, तो एज अ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर अंडरगो अ नंबर ऑफ साइकिल चेंजेस। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है वो नंबर ऑफ साइकिल चेंजेस, मतलब जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो साइकिल चेंज होती है, जिसकी वजह से मिनिमम एनर्जी का लॉस होता है, और मिनिमम एनर्जी लॉस होने की वजह से सॉफ्ट आयरन का यूज़ किया जाता है आयरन कोर को बनाने के लिए, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है कि जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, कोरेसिविटी कम है, और जिसकी वजह से इसका एक नैरो हिस्टैरिसीस कर्व आता है, एंड हाई रिटेंटिविटी है, कोरेसिविटी लो है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए। एंड सो ये तो थी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टैरिसीस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्यूरी लॉ। सो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, एंड एच अपॉन में टी, एच हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी एंड टी इज़ द टाइम टेम्परेचर। तो जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं आई और एच बाई टी का, तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है। एक पॉइंट पे जैसे जैसे एच बाई टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट देयर इज़ नो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एज बाय इंक्रीजिंग एच बाई टी। सो अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, जो मैग्नेटाइज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, which is magnetic intensity, and it is inversely proportional to the temperature of that substance, और टेम्परेचर को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल टी से। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ 1/t। जब हमने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, देन वी हैव आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h/t, एंड दिस इज़ verified experimentally. This law is verified by Curie experimentally. So when we
compare the graph with this equation, then we can say that when h by t is not very large, जब h by t बहुत ज़्यादा नहीं था तब intensity of magnetization increase हो रहा था, लेकिन बिकॉज एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ h by t, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद द एटम्स अलाइन देयर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड सेचुरेशन अराइजेस, सेचुरेशन आ गया मीन्स देयर इज नो इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। वो किस वजह से, क्योंकि एटम्स ने अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से अलाइन कर लिया, h बाई टी जब उसको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का जो पॉइंट मिल गया, उसके बाद वो एटम्स एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गई। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h बाई टी, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन है। सो वी कैन राइट इट एज, अगर इस h को अपॉन में लिख लें तो I बाई एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, एंड वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का जो रेशो होता है विच इज़ इक्वल्स टू Xm, कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो हम यहाँ से इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी, और ये चीज़ हमने डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी हमने डिस्कस की थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की डिक्रीज होगी, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। मीन्स जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वीकली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So this is the complete description of Curie law, which is a very simple derivation.